गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एम.कॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल ईयर के समस्त छात्रों का एक बार पुनः स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पता है आपको, पिछले वीडियो क्लास में अपन लोक उपक्रमों या सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यकुशलता के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी कार्यकुशलता या एफिशिएंसी किसे कहते हैं, इसका अपन ने अर्थ जाना था और साथ ही साथ लोक उपक्रम की कार्यकुशलता को मापने की या निष्पादन क्षमता को मापने की क्या विधियां हैं, क्या मापदंड हैं, उनकी भी अपन चर्चा कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता को मापने के जो मापदंड हैं या जो विधियां हैं उनको दो भागों में बांटकर अध्ययन करने की बात की थी। पहला था उद्देश्यात्मक मापदंड यानी ऑब्जेक्टिव जो यार्डस्टिक्स हैं, और दूसरा था विषयगत यानी सब्जेक्टिव। तो उद्देश्यात्मक मापदंडों के अंतर्गत अपन ने लाभदेयता की बात की थी, लाभदायकता की बात की थी कि यदि लोक उपक्रमों की आपको कार्यकुशलता या कार्यक्षमता का पता लगाना है तो हम लाभदेयता के आधार पर उनकी कार्यक्षमता या कार्यकुशलता का पता लगा सकते हैं आसानी से। लेकिन क्या लोक उपक्रम की लाभदेयता ही एकमात्र कुशलता का मापदंड है? ऐसा नहीं है, क्योंकि लोक उपक्रमों की जो कार्यकुशलता है उसको उनकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी के आधार पर भी मापा जा सकता है। और उत्पादकता का अर्थ ये है कि समूह, समाज या देश के साधनों के साथ समस्त उपलब्ध उत्पादों एवं सेवाओं के अनुपात से होता है। उत्पादकता का जो मुख्य उद्देश्य है वो उत्पादों एवं सेवाओं की ऐसी किस्म से है जो उपभोक्ताओं द्वारा सबसे ज़्यादा वांछित है। लोक उपक्रमों के उत्पादन में हम देखते हैं कि श्रम, पूंजी, सामग्री एवं संयंत्र आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः इनकी उत्पादकता को मापने के लिए निम्नलिखित दो प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला सूत्र है, यदि आपको श्रम की उत्पादकता को ज्ञात करना है तो कुल उत्पादन में श्रम की मात्रा से आप डिवाइड कर दीजिए कि कुल उत्पादन को श्रम की मात्रा से डिवाइड कर दीजिए तो वो श्रम की उत्पादकता निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से यदि पूंजी की उत्पादकता का आप ज्ञात करना चाहते हैं तो कुल उत्पादन में विनियोजित पूंजी, टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें इन्वेस्टेड कैपिटल का भाग दे दीजिए तो पूंजी की उत्पादकता निकल कर आ जाएगी। तो लोक उपक्रम की कार्यकुशलता को मापने के लिए इन दो सूत्रों का उपयोग किया जा सकता है। तो उत्पादकता भी एक फैक्टर हो सकती है लोक उपक्रम की कार्यकुशलता को जांचने या मापने के लिए। अब लोक उपक्रम की कार्यकुशलता तथा निष्पादन क्षमता को मापने की इस विधि के कुछ गुण हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इस आधार से न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा, उत्पादन के विभिन्न साधनों में संतुलन स्थापित हो सकता है। तीसरा, उपक्रमों में उपलब्ध साधनों का पूर्ण, उचित एवं कुशल उपयोग संभव है। चौथा, यह लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता एवं निष्पादन क्षमता के मापन का महत्वपूर्ण आधार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आधार है। तो ये कुछ फायदे हैं जो कि उत्पादकता के आधार पर लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता को यदि मापा जाता है। अब उत्पादकता की इस विधि का दोष या सीमा यह है कि मापदंड का आधार उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उत्पादकता पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता है। मतलब केवल आप उत्पादकता के बेस पर लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता को मापना चाहते हैं तो इसको हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि उत्पादकता पर बहुत से घटकों का प्रभाव होता है, बहुत से घटक उत्पादकता पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए केवल एक उत्पादन के पैमानों को लेकर लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता को मापा जाए तो यह ठीक नहीं होगा। उत्पादकता ज्ञात करते समय कुछ विचारणीय बिंदु हैं जिन पर जरूर विचार करना चाहिए। जैसे निर्माणी उपक्रम के लिए उत्पादों की उत्पाद लागत एवं उनकी कार्यकुशलता एवं निष्पादन क्षमता का परिचायक मानी जाती है। जैसे उपक्रमों में किसी एक साधन की उत्पादकता ज्ञात करने हेतु अन्य साधनों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्पादकता उत्पादन के अन्य साधनों से प्रभावित होती है। दूसरा, यदि उपक्रम की परिस्थितियों में अंतर है तो उसका आवश्यक समायोजन करने के बाद ही उत्पादकता के आधार पर कार्यकुशलता की तुलना करनी चाहिए। तो ये दो बातों पर विचार करना चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। पहला कि उपक्रमों में किसी
एक साधन की उत्पादकता ज्ञात करने हेतु अन्य साधनों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्पादकता उत्पादन के अन्य साधनों से प्रभावित होती है। और दूसरा, यदि उपक्रम की परिस्थितियों में अंतर यानी उनके सर्कमस्टेंसेस में फर्क आ रहा है तो उसका आवश्यक समायोजन करने के बाद ही उत्पादकता के आधार पर कार्यकुशलता की तुलना करनी चाहिए। तो ये हुई उत्पादकता, पहला लाभदायकता, दूसरा उत्पादकता। अब तीसरी जो विधि है कार्यकुशलता मापने की लोक उपक्रमों की उद्देश्यात्मक विधि, वो है उत्पादन की लागत। अब जो निर्माणी उपक्रम के लिए उत्पादों की उत्पादन लागत उसकी कार्यकुशलता एवं निष्पादन क्षमता का परिचायक मानी जाती है। मतलब हम अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उपक्रमों के उत्पादों की जो उत्पादन लागत है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है प्रोडक्ट्स की, वो उनकी कार्यकुशलता एवं निष्पादन क्षमता का परिचायक मानी जाती है। इसका कारण यह है कि यदि किसी उपक्रम में उत्पादन लागत कम है तो कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कार्यकुशलता श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि मतलब किसी उपक्रम में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रति इकाई उत्पादन लागत कम आ रही है तो ये माना जाता है कि कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने बहुत कार्यकुशलता के साथ काम किया है और उनकी कार्यकुशलता श्रेष्ठ है। तो आमतौर पर विद्यार्थियों, निर्माणी क्षेत्र के जो उद्योग धंधे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिनको हम कहते हैं, जहाँ पर कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार किए जाते हैं, अगर उन उपक्रमों के लिए बात की जाए तो उत्पादों की उत्पादन लागत जो है उनकी कार्यकुशलता एवं निष्पादन क्षमता का परिचय मानी जाएगी, और जो जितना कम उत्पादन लागत पर उत्पादन करेंगे उनको उतना ही सफल एवं कार्यकुशल माना जाएगा। अब उत्पादन विधि के लाभ क्या हैं? जैसे उत्पादन लागत विधि का लाभ ये है कि लोक उपक्रमों को उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं की उत्पादन लागत मिल जाती है। मतलब लोक उपक्रमों की उत्पादन लागत विधि का लाभ क्या है कि लोक उपक्रमों को उत्पादों या सेवाओं की उत्पादन लागत मिल जाती है। परिणाम स्वरूप सरकार से सहयोग राशि प्राप्त करने की आवश्यकता उनको नहीं होती। उनको मतलब किसी प्रकार से सहयोग राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वो अपने उत्पादों को बेचकर लाभ कमाते हैं, तो उनको सारी की सारी राशि खुद ही एकत्र कर लेते हैं वो अपनी, और उनको सरकार के किसी फंड पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है, इनकी फायदा है। तो परिणामस्वरूप सरकार से सहयोग राशि उनको किसी प्रकार की प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उत्पादन लागत विधि के दोष क्या हैं? जैसे उत्पादों की किस्म में गिरावट का भय बना रहता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सरकारी क्षेत्र में, तो उत्पादन की क्वालिटी जो है, किस्म जो है, उसमें गिरावट का भय सदैव बना रहता है। दूसरा, उत्पादन लागत अनेक तत्वों से प्रभावित होती है, न कि श्रम की कुशलता पर। अब उत्पादन लागत जो है वो कई घटकों से प्रभावित होती है, केवल श्रम की कुशलता पर निर्भर नहीं करती। तो हम कहते हैं कि साहब जो है श्रमिक, अगर मान लीजिए उत्पादन लागत अधिक आ रही है तो श्रमिक अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, या उत्पादन लागत कम आ रही है इसका मतलब श्रमिक अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उत्पादन लागत जो है क्योंकि अनेक तत्वों से प्रभावित होती है, इसलिए ये विधि उतनी अच्छी नहीं मानी जा सकती। तो उत्पादन लागत विधि द्वारा कार्यकुशलता एवं निष्पादन क्षमता का मापन करते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जिन पर कि ध्यान देना चाहिए। जैसे वस्तु की किस्म में गिरावट से उत्पादन लागत कम हो सकती है। मतलब अगर वस्तु की क्वालिटी में आप कोई समझौता करते हैं, गिरावट लाते हैं, तो उससे उत्पादन लागत कम हो सकती है। दूसरा, नई तकनीक के प्रयोग से उत्पादन लागत में कमी आ सकती है। मतलब अगर आप कोई नवीन टेक्नोलॉजी लाकर कोई काम करते हैं तो उत्पादन लागत कम हो सकती है। तीसरा, कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन उत्पादन लागत को प्रभावित करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि निर्माणी क्षेत्र में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार किए जाते हैं, तो यदि मान लीजिए कच्चे माल की कीमतों में कोई परिवर्तन आता है तो उत्पादन लागत को वो प्रभावित करता है। और चौथा, उपरिव्ययों में परिवर्तन से भी लागत प्रभावित होती है। तो इन बातों पर कुछ अध्ययन करके ही उत्पादन लागत के आधार पर सरकारी उपक्रमों की कार्यकुशलता को मापना चाहिए। तो ये तीन हो गए अब तक, लाभदेयता, उत्पादकता और उत्पादन की लागत। अब नेक्स्ट है अनुमानित लागत तथा निर्माण में लगने वाले समय का अनुमान। अनुमानित लागत तथा निर्माण में लगने वाले समय का अनुपात। अब कार्यकुशलता एवं निष्पादन क्षमता के मापदंड की इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि लोक उपक्रमों की स्थापना से पहले उनकी अनुमानित लागत,
मतलब लोक उपक्रमों की स्थापना जब की जाएगी तो उनकी स्थापना से पूर्व उनकी अनुमानित लागत क्या होगी तथा निर्माण में लगने वाली अवधि का अनुमान लगाया जाता है कि निर्माण में कितना समय लगेगा, कितनी अवधि लगेगी, इसका अनुमान लगाया जाता है। तो इसमें दो बातों का अनुमान लगाया जाता है कि लोक उपक्रमों की स्थापना से पहले उसकी अनुमानित लागत क्या आएगी, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आएगी, और दूसरा निर्माण में लगने वाली अवधि का अनुमान लगाया जाता है कि व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड टाइम, कि निर्माण में कितना समय लगेगा उसका अनुमान लगाया जाता है। तो निर्माण के पहले एक तो निर्माण में लगने वाला समय और निर्माण में लगने वाली पूंजी, दोनों को अनुमान लगाया जाता है। यदि परियोजना अनुमानित सीमाओं के भीतर पूरी जाती है, यानी लोक उपक्रम का जो आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट, अनुमानित व्यय तय किया था, उसके अंतर्गत पूरी जाती है और निर्धारित अवधि के अंतर्गत यदि पूरी हो जाती है तो लोक उपक्रम को कुशल माना जाता है, अन्यथा नहीं माना जाता है। यानी जो आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट अनुमान लगाया था वो, या एस्टिमेटेड टाइम जो अनुमान लगाया था आपने, लोक उपक्रम की कुशलता का मापदंड हो सकता है। तो यदि जो भी आपने अनुमान लगाया था उस अनुमान के हिसाब से दोनों कार्य पूरे हो जाते हैं तो लोक उपक्रमों को कार्यकुशल माना जाता है, अन्यथा नहीं माना जाता है। यहाँ यह स्वीकार करना भी होगा कि अनुमानित निर्माण अवधि की लागत, मतलब अनुमानित जो निर्माण अवधि की लागत तथा वास्तविक निर्माण अवधि की लागत में कुछ अंतर अवश्य हो सकता है। तो लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता एवं निष्पादन क्षमता का मापन करने की इस विधि का लाभ यह है कि देश की योजनाएं राष्ट्र के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके अतिरिक्त यह विधि सरल भी है, मतलब ये विधि बहुत सरल भी है, क्योंकि आप किसी भी किसी भी क्षेत्र में कोई निर्माण कर रहे हैं, किसी उद्योग की स्थापना कर रहे हैं, तो उसके उद्योग की स्थापना में लगने वाले समय का अनुमान पहले से लगा लेते हैं, समय और उसकी स्थापना में लगने वाली पूंजी का अनुमान पहले से लगा लेते हैं, और यदि उस समय में, अवधि में या उस पैसे में ही अनुमान जो आपने लगाया है आप निर्माण कर लेते हैं तो वो कार्यकुशल माना जाता है। तो लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता एवं निष्पादन क्षमता के मापन करने की इस विधि का लाभ यह है कि देश की योजनाएं राष्ट्र के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके अतिरिक्त ये विधि सरल भी है। अब इस विधि के कुछ दोष या बाधाएं भी हैं, उनको अपन देख लेते हैं कि एक परियोजना के विलंब से अन्य परियोजनाएं भी विलंब हो सकती हैं, ये इसका पहला दोष है। दूसरा, निर्माण में समय लग जाने की दशा में मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अगर मान लीजिए निर्माण का समय जो आपने तय किया था एस्टिमेटेड टाइम, यदि उसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो मूल्यों में वृद्धि भी हो जाती है। तीसरा, तकनीकी एवं संयंत्रों संबंधी समस्याएं आती हैं, टेक्निकल या कोई प्लांट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। चौथा, एक परियोजना की लागत बढ़ने से अन्य परियोजना की लागत भी बढ़ जाती है। तो अनुमानित लागत तथा निर्माण में लगने वाले समय का अनुमान ज्ञात करते समय कुछ विचारणीय बिंदु हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे मूल्यांकन हेतु विशेष प्रयास होने चाहिए। दूसरा, अनुमानित लागत तथा निर्माण में लगने वाले समय को प्रभावित करने वाले समस्त घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जो अनुमानित लागत तथा निर्माण में लगने वाले समय जो हैं, जो उनको प्रभावित करने वाले घटक हैं, उनको जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, उन समस्त घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। और पांचवा और अंतिम उद्देश्यात्मक मापदंड जो है वह है राजकोषीय मापदंड। अब राजकोषीय मापदंड के आधार पर भी हम सार्वजनिक या लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता का मापन कर सकते हैं। अब जहाँ तक राजकोषीय मापदंड का सवाल है तो लोक उपक्रमों की कुशलता तथा निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन करने की यह एक ऐसी विधि है जिसमें लोक उपक्रमों द्वारा कर, ऋण के ब्याज तथा सरकार को सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराकर सरकारी कोष में वृद्धि करी जाती है। मतलब ये एक राजकीय कोष का मतलब ये है कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें लोक उपक्रम द्वारा जो कर होते हैं जमा कराने पड़ते हैं, ऋण के ब्याज तथा सरकार को सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराकर सरकारी कोष में वृद्धि की जाती है। अतः सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सरकारी कोष में जितना अधिक योगदान होगा उतना ही कार्यकुशल माना जाएगा। तो जो लोक उपक्रम सरकारी कोष में जितना अधिक योगदान देगा बाय वे ऑफ टैक्सेस, करों के द्वारा या ऋण के ब्याज के द्वारा या सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराकर
जितना सरकारी कोष में योगदान देगा उतना ही अधिक कार्यकुशल माना जाएगा। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि जो लोक उपक्रम सार्वजनिक कोष में या राजकोष में जितना अधिक योगदान देगा, करों के रूप में, ऋण के ब्याज के रूप में, या सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराकर राजकोष में वृद्धि करेगा, वो उतना ही कुशल उपक्रम माना जाएगा। इस मापदंड का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि निजी उपक्रम करों की चोरी कर राजकोष में कम से कम योगदान देना चाहते हैं। मतलब राजकोषीय मापदंड को यदि हम अपनाते हैं तो इसका महत्व क्यों है? क्योंकि जो निजी उपक्रम होते हैं उनकी मानसिकता करों की चोरी करने की होती है, और जब वो कर की चोरी करते हैं तो राजकोष में कम से कम पैसा देना चाहते हैं। तो राजकोषीय फंड में या राज के फंड में आप कितना योगदान देते हैं एज अ पब्लिक एंटरप्राइजेस या लोक उपक्रम के रूप में, ये भी कार्यकुशलता का आधार बन सकता है। तो विद्यार्थियों, अपन ने इस वीडियो में जाना कि लोक उपक्रम की कार्यकुशलता को मापने के जो उद्देश्यात्मक मापदंड हैं उनमें लाभदेयता की तो अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इस वीडियो में अपन ने उत्पादकता को देखा कि उत्पादकता के आधार पर भी इनको मापा जा सकता है, उत्पादन की लागत के आधार पर भी इनका मापन किया जा सकता है, ये भी अपन ने देखा। उसके बाद अनुमानित लागत तथा निर्माण में लगने वाले समय के अनुमान के हिसाब से भी इनकी कार्यकुशलता को मापा जा सकता है। और लास्ट में हमने देखा कि राजकोषीय मापदंड के आधार पर भी लोक उपक्रमों की कुशलता को मापा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी जिनके आधार पर, ये पॉइंट्स थे जिनके आधार पर हम सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता या कार्यकुशलता को माप सकते हैं उद्देश्यात्मक मापदंडों के आधार पर। अब इसका पार्ट बी लेते हैं जिसमें विषयगत मापदंड है, सब्जेक्टिव मापदंड है। तो सब्जेक्टिव मापदंडों में या विषयगत मापदंडों में पहला है आम आदमी की संतुष्टि। यदि आम जनता लोक उपक्रमों के आधार पर उत्पादों एवं सेवाओं से संतुष्ट है, मतलब इफ द जनरल पब्लिक इज सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दीज इंस्टीट्यूशंस, और उनके उत्पादों को बेहिचक तथा बिना आलोचना के स्वीकार करती है, मतलब सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बेहिचक, बगैर किसी आलोचना, बगैर किसी क्रिटिसिज्म के स्वीकार करती है, तो वह कुशल एवं निष्पादन सक्षम कहा जाएगा। तो ऐसा जो उपक्रम है वो कुशल एवं निष्पादन सक्षम उपक्रम कहा जाएगा। ये पहला आधार हुआ विषयगत मापदंड का कि आम जनता की संतुष्टि, कि सेटिस्फेक्शन ऑफ जनरल पीपुल देखा जाएगा कि यदि आम जनता लोक उपक्रमों द्वारा प्रोड्यूस किए गए उत्पादों या उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई सेवाओं से संतुष्ट हैं और उनको बेहिचक, बगैर किसी क्रिटिसिज्म के स्वीकार कर रहे हैं, बगैर किसी आलोचना के स्वीकार कर रहे हैं, तो वो लोक उपक्रम काफ़ी कार्यकुशल एवं सक्षम माना जाएगा। तो पहला आधार हुआ आम जनता की संतुष्टि। दूसरा है राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा। ऐसे उपक्रम जो प्रत्येक स्थिति मतलब कि स्थिति कैसी भी हो, प्रत्येक स्थिति में राष्ट्रीय अस्तित्व को बनाए रखने में योगदान देते हैं। मतलब परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन लोक उपक्रम राष्ट्रीय अस्तित्व को बनाए रखने में योगदान देते हैं तो उनको कार्यकुशल माना जाएगा। जैसे सामान्य स्थिति, अर्थात सामान्य स्थिति का मतलब क्या है? अर्थात शांति काल, यानी शांति काल में आर्थिक विकास में योगदान देना। तो लोक उपक्रम यदि शांति काल है, सामान्य स्थिति है देश में, तो अगर आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, और युद्ध काल की अगर परिस्थिति है, मान लीजिए दो कंट्रीज में कोई युद्ध चल रहा है, आपकी कंट्री में युद्ध चल रहा है, तो युद्ध काल में रक्षा सामग्री की पूर्ति में योगदान देना, तब आपको रक्षा सामग्री की उपलब्धता देखनी होगी। तो उस कंडीशन में यदि रक्षा सामग्री की पूर्ति आप निर्बाध रीति से करते हैं तो आपको कार्यकुशल उपक्रम माना जाएगा। तो राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा मतलब ये है कि कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो चाहे पक्ष में परिस्थिति हो, दोनों ही परिस्थितियों में यदि लोक उपक्रम अपने गुड्स या सर्विसेज से डिलीवर कर रहे हैं तो कार्यकुशल माने जाएंगे। जैसे सामान्य स्थिति है यानी शांति काल का पीरियड है तो देश के आर्थिक विकास में वो योगदान देते हैं तो कार्यकुशल माने जाएंगे। और यदि मान लीजिए युद्ध काल की स्थिति है तो वो यदि युद्ध सामग्री के निर्बाध पूर्ति में योगदान देते हैं तो उनको
कार्यकुशल माना जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ, राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा। पहला था आम जनता की संतुष्टि। अब तीसरा पॉइंट है विवादों से मुक्ति। विवाद यानी कन्फ्लिक्ट्स। अब लोक उपक्रमों और विवादों का चोली दामन का साथ होता है, तो लोक उपक्रमों का विवादों से मुक्त होना भी कार्यकुशल माना जाता है। यदि कोई लोक उपक्रम पब्लिक एंटरप्राइजेस है जो विवादों से परे है, विवादों से दूर है, विवादों से मुक्त है, तो उसको कार्यकुशल माना जाएगा। यदि उनके संबंध में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा में प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, कोई विवाद नहीं हुआ, किसी प्रकार की जांच समिति का गठन नहीं हुआ, कोई समाचार पत्र पत्रिकाओं टेलीविजन पर आलोचना नहीं हुई, तो वह उपक्रम कुशल एवं कार्यक्षेत्र कुशल एवं बढ़िया माना जाता है। मतलब विवाद से मुक्त, विवाद रहित यदि कोई उपक्रम है तो वो सार्वजनिक उपक्रम अच्छा माना जाता है, कार्यकुशल माना जाता है। मतलब ऐसा उपक्रम जिसके संदर्भ में लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा में कोई प्रश्न ही नहीं उठा किसी प्रकार का विवाद से संबंधित, या समाचार पत्र पत्रिकाओं में या प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं छपी आज तक, या किसी प्रकार की कोई जांच समिति का गठन भी नहीं किया गया सरकार के द्वारा, तो ऐसे उपक्रमों को कार्यकुशल माना जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ, विवादों से यदि मुक्त है तो उसे कार्यकुशल माना जाएगा। तो पहला था आम जनता की संतुष्टि, दूसरा राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा, तीसरा विवादों से मुक्ति। अब चौथा है रोजगार एवं कार्य की दशाएं। अब रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट और कार्य की दशाएं यानी वर्किंग कंडीशंस। लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता एवं निष्पादन क्षमता के मापन की इस विधि में यदि कर्मचारियों को अच्छा वेतन, समय पर बोनस, सुख सुविधा एवं अच्छी कार्य दिशाएं तथा अन्य उपक्रमों की तुलना में प्रदान की जा रही हैं तो वे कार्यकुशल माना जाएंगे। इनका समाज पर सुप्रभाव पड़ता है। मतलब यह है कि लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता एवं निष्पादन क्षमता के मापन की इस विधि में क्या होता है, ये देखा जाता है कि यदि कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिल रहा है और समय पर वेतन मिल रहा है, समय पर बोनस मिल रहा है, उनको सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं कंजेनियल हैं, अच्छी हैं, तथा अन्य उपक्रमों की तुलना में उनको बढ़िया चीज़ें प्रदान की जा रही हैं, तो वे कुशल माने जाएंगे क्योंकि इनका समाज पर सुप्रभाव पड़ता है। तो रोजगार और कार्य की दिशाएं जो हैं, इनके द्वारा भी हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यकुशलता का मापन किया जा सकता है। और अंतिम बिंदु है श्रम संबंध। तो यदि कोई लोक उपक्रम मधुर श्रम संबंध बनाने में सफल रहता है, अर्थात किसी प्रकार की कोई हड़ताल, तालाबंदी, तोड़फोड़ इत्यादि से दूर रहता है, तो निश्चित रूप से वह अधिक कार्यकुशल माना जाएगा। यानी किसी प्रकार का कोई औद्योगिक विवाद न हो, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कोई बात न हो। तो यदि कोई लोक उपक्रम मधुर संबंध बनाकर रखते हैं अपने वर्कर्स के साथ और हड़ताल, तालाबंदी, तोड़फोड़ से वो उपक्रम दूर रहता है, तो निश्चित रूप से वह उपक्रम जो है अधिक कार्यकुशल माना जाएगा। इसके विपरीत यदि किसी उपक्रम में आए दिन श्रम असंतोष बना रहता है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बना रहता है, इंडस्ट्रियल पीस नहीं है किसी उपक्रम में, तो वह उपक्रम अकुशल माना जाएगा। तो कार्यकुशलता एवं निष्पादन के विभिन्न मापदंडों का अध्ययन करने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि कार्यकुशलता व निष्पादन का कोई एक सर्वमान्य मापदंड नहीं है और न ही सभी उपक्रमों में समान रूप से इसको लागू किया जा सकता है। अतः विभिन्न उपक्रमों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करते समय इसमें से किसी एक या अधिक को उपक्रम की प्रकृति के अनुसार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये कार्यकुशलता को मापने के जो मापदंड थे ये कंप्लीट हुए। एक बार मैं आपको पुनः रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए। तो लोक उपक्रम की कार्यकुशलता को मापने की जो विधियाँ हैं उनको हमने दो भागों में बांटा, उद्देश्यात्मक मापदंड और विषयगत मापदंड। उद्देश्यात्मक मापदंडों में हमने 5 आधारों पर चर्चा की, जिसमें पहला था लाभदेयता,
दूसरा लाभदेयता के बाद था उत्पादकता, तीसरा उत्पादन की लागत, चौथा अनुमानित लागत तथा निर्माण में लगने वाले समय का अनुमान, और पांचवा था राजकोषीय मापदंड। उसके बाद विषयगत मापदंड। विषयगत मापदंडों में हमने आम जनता की संतुष्टि को आधार माना, दूसरा राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा, तीसरा रोजगार एवं कार्य की दिशाएं, चौथा विवादों से मुक्ति, और पांचवा श्रम संबंध। तो विद्यार्थियों, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें कि अपन ने लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता के बारे में बात की कि लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता क्या होती है और उनकी कार्यकुशलता का मापन जो है किस प्रकार से किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक में जो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।